कहानी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट ग्रेनियर नाम के एक साधारण से पेड़ काटने वाले अमेरिकी रेलवे मजदूर की लगभग 80 साल की जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। उसका नाम रॉबर्ट होता है और उसको यह तक नहीं पता था कि वह कब पैदा हुआ या उसके माता पिता की मौत कैसे हुई। उसके लिए जीवन की शुरुआत तो तब हुई जब 6-7 साल की उम्र में उसे फ्राई इडाहो नाम की जगह भेज दिया गया। वहां एक परिवार ने उसे अपनाया, लेकिन बचपन में ही उसने हिंसा का सबसे क्रूर रूप देखा, जब शहर से कई सारे चीनी परिवारों को जबरन निकाल दिया गया। जब वो बड़े हो रहे थे तब तक उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और लगभग 20 साल बिना किसी मकसद के बस यूं ही गुजार दिए। जिंदगी में उसे किसी चीज में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया जब चर्च के बाहर उसकी मुलाकात ग्लैडिस से हुई। एक ऐसी मुलाकात जिसने पहली बार रॉबर्ट की बिखरी जिंदगी को कोई दिशा दी। ग्लैडिस रॉबर्ट के पास सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उसने उसे पहले चर्च में पहले कभी नहीं देखा था। उसी दिन से रॉबर्ट चर्च केवल ग्लैडिस को देखने के लिए जाने लगा। अगले 3 महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और शादी कर ली। उन्होंने नदी किनारे अपना एक छोटा सा सपनों का घर बनाने का फैसला किया। कुछ मुर्गियों के साथ वे अपने छोटे, शांत और प्यारे से घर में बेहद खुश रहते थे। लेकिन रॉबर्ट का रेल की पटरियों पर मजदूरी का काम उसे कई महीनों तक घर से दूर रखता था। उसके साथ काम करने वाले लोग देश के ऐसे जगह से आए थे जिनके बारे में उसने पहले कभी सुना तक नहीं था। फिर भी उन सब के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी। धीरे धीरे वे लोग रॉबर्ट के लिए एक अस्थायी परिवार जैसे बन गए। 1917 में जब रॉबर्ट अपने साथियों के साथ रेलवे कंपनी के लिए रॉबिन्सन ब्रिज का निर्माण कर रहा था, तभी अचानक कुछ मजदूर आए और उसके एक चीनी साथी को जबरदस्ती खींच कर ले गए। रॉबर्ट ने घबराकर पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है और उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उन हमलावरों ने उस बेचारे मजदूर को उसकी आंखों के सामने ही पुल से नीचे फेंक दिया। निर्माण पूरा होने के बाद पुल पर ट्रेन चलाकर उद्घाटन समारोह मनाया गया। सभी साथी खुश होकर ताली बजा रहे थे, मगर रॉबर्ट के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके भीतर बस एक ही बात घूम रही थी, वह चीनी साथी जिसे वह बचा नहीं पाया। प्रोजेक्ट खत्म होते ही वह महीनों बाद घर लौट आया। ग्लैडिस भी उसे देखकर खिल उठी और उसने रॉबर्ट को दिखाया कि उनकी बेटी केटी कितनी बड़ी हो चुकी है। रॉबर्ट के चेहरे पर घर लौटने की सच्ची और गहरी खुशी साफ झलक रही थी। उस रात उन्होंने जश्न के लिए एक खास पकवान बनाए। हंसी, बातचीत और परिवार के नरम पलों ने उस शाम को यादगार बना दिया। रॉबर्ट हर पल अपनी बेटी के साथ बिताते हुए उस शांति को महसूस कर रहा था जो उसे सिर्फ परिवार की मौजूदगी में ही मिल सकती थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर बार लकड़ी काटने के नए सीजन पर उसे घर छोड़ना पड़ता था। वह बाहर से मजबूत दिखता था, मगर अंदर से यह दूरी हर बार उसे तोड़ जाती थी। उसके साथी अधिकतर अकेले जीवन जीते थे, बेघर, बिना परिवार के, क्योंकि वे लगातार काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहते थे। रॉबर्ट ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उसकी टीम में एक आदमी था, सैम, जो काम करते हुए और आराम करते हुए हर समय बस बाइबल के बारे में ही बात करता रहता था, जैसे बाइबल उसके सामने ही लिखी गई हो। लेकिन फिर एक दिन जब उनका सामान्य काम चल रहा था, अचानक एक आदमी सैम को खोजता हुआ वहां आया और बिना कुछ कहे उस पर गोलियां चला दी। उसका आरोप था कि सैम ने उसके भाई को सिर्फ काला होने की वजह से मार दिया था। ये घटना सबके लिए सदमे की तरह थी। रॉबर्ट कई दिनों तक एक और साथी आर्न पीपल्स के साथ काम करता रहा। आर्न विस्फोट करने का माहिर था, शांत, गंभीर और हर वक्त दूसरों को भारी काम करते हुए ऐसे देखता मानो सब कुछ पहले ही समझ चुका हो। अक्सर वह अपने लंबे अनुभव और गुजरे हुए सालों की कहानियां सुनाता रहता था, लेकिन रॉबर्ट अब भी रातों में सो नहीं पाता था। वह बार बार अपने उस चीनी साथी को देखता जिसे वह बचा नहीं पाया था। कुछ न कर पाने का अपराध बोध उसे भीतर से खाता रहता था। रॉबर्ट की हालत देखकर आर्न अक्सर रात में माउथ ऑर्गन बजाता ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो जाए और वह नींद में डूब सके। हर नए असाइनमेंट के साथ लकड़हारे और गहराई में जंगल के भीतर जाते, अलग अलग पेड़ों को काटते। उनकी दिनचर्या सूरज उगते ही शुरू होती और आखिरी किरण डूबने तक खत्म होती। अनुभव से वे अक्सर अंदाजा लगा लेते थे कि पेड़ किस दिशा में गिरेगा, लेकिन फिर भी एक गलती ने कई साथियों की जान ले ली और रॉबर्ट ने उसे अपनी आंखों से देखा। अपने मरे हुए साथियों की याद में वे उनके जूते पास के पेड़ों पर ठोंक दिया करते थे, एक खामोश निशानी की तरह कि वे लोग कभी यहाँ जीवित थे। दुख भारी था, लेकिन लकड़ी की मांग खत्म नहीं होती थी, इसलिए काम रुक भी नहीं सकता था। लगातार होते हादसों ने रॉबर्ट के भीतर अपनी मौत का एक गहरा डर बसा दिया था। यही डर उसे बार बार याद दिलाता था कि घर पर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और वह अपनी जान यूं ही खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए हर बार जब वह
लंबे सीजन के बाद घर लौटता तो वह जगह उसे किसी सुरक्षित पनाहगाह जैसी महसूस होती। वह अपनी बेटी केटी के साथ जितना हो सके उतना समय बिताता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एहसास होने लगा था कि केटी बहुत तेजी से बड़ी हो रही है और वह उसके बचपन के वे अनमोल पल खोता जा रहा है जो जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। एक रात ग्लैडिस ने धीरे से कहा कि क्यों ना मैं भी लकड़ी काटने के सीजन में साथ जंगल चलूं। मैं वहां मजदूरों के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लूंगी और इस तरह महीनों दूर रहने की हमारी मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। जंगल उसे बेहद खतरनाक लगता था, खास तौर पर केटी के लिए। परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए उसने पास के इलाकों में छोटे मोटे काम पकड़ने शुरू कर दिए ताकि घर से दूर न जाना पड़े। पैसों की तंगी जरूर थी और कम वेतन में जिंदगी मुश्किल से कट रही थी, लेकिन इन मुश्किल महीनों के बीच अपने परिवार के साथ बिताए वो पल रॉबर्ट के लिए बहुत कीमती थे, जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ी देर के लिए ही सही चैन का एक ठहरा हुआ पल दे दिया हो। आखिरकार कई दिनों तक सोचने के बाद रॉबर्ट ने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया कि वह एक आखिरी बार जंगल में लकड़ी काटने के काम पर जाएगा। लेकिन इस बार उसका मकसद बिल्कुल साफ था, जितना हो सके उतना पैसा बचाना ताकि लौटकर वह ग्लैडिस के साथ मिलकर अपनी छोटी सी आरा मिल और खेती शुरू कर सके। ग्लैडिस का सपना था कि घर के पास ही उनका अपना काम हो ताकि रॉबर्ट को बार बार दूर न जाना पड़े। और अब पहली बार रॉबर्ट भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने प्रियजनों के करीब रहने के सपने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन इसी सपने के बीच एक दिन जंगल में हादसा हो गया। काम के दौरान पेड़ की एक भारी शाखा अचानक टूटकर उसके साथी आर्न पर गिर पड़ी। चोट इतनी भयानक थी कि कुछ ही दिनों में वह होश खोते खोते मौत की आगोश में समा गया। आर्न की मृत्यु पूरी टीम के लिए एक गहरा सदमा थी, लेकिन रॉबर्ट के लिए यह दर्द कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने पहली बार अपने किसी इतने करीबी साथी को खोया था जो उसकी तन्हाई समझता था। रातों में माउथ ऑर्गन बजाकर उसे सुलाता था। उस पल रॉबर्ट ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं काटता, यह धीरे धीरे इंसानों को भी काट देता है। सीजन खत्म होते ही रॉबर्ट ट्रेन से घर की तरफ निकल पड़ा। थकान में वही पुरानी डरावनी यादें उसे फिर सताने लगी। लेकिन अचानक तेज शोर से जब उसकी आंख खुली तो खिड़की के बाहर उसने आसमान में उठता हुआ काला घना धुआं देखा। वह घबराकर अपने स्टेशन पर उतरा, लेकिन वहां पहले से ही अफरा तफरी मची थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रॉबर्ट ने हड़बड़ाकर लोगों से पूछा, क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा है, मेरी बेटी? लेकिन कोई रुककर जवाब देने की हालत में नहीं था। धड़कते दिल के साथ वह जंगल की तरफ भागा जहां बेकाबू आग सब कुछ निगलती जा रही थी। धुएं और लपटों के बीच वह अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, मगर आग ने उसका रास्ता बंद कर दिया। गर्मी असहनीय थी और धुआं उसके फेफड़ों को अंदर से जला रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अपने परिवार के बारे में कोई खबर न होने का डर इससे कहीं ज्यादा भयानक था। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रॉबर्ट अपने घर के टूटे बिखरे अवशेषों के बीच बैठ गया, उन छोटी छोटी चीजों को हाथ में पकड़े जो कभी उसके परिवार की पहचान थी। अगले 2 हफ्तों तक वह हर नजदीकी गांव में भटकता रहा, इस उम्मीद में कि शायद ग्लैडिस और केटी कहीं मिल जाएं, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार थक कर वह वहीं लौट आया, अपने जले हुए घर के पास जहां उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। उम्मीद की एक छोटी सी लौ अभी भी उसके भीतर जल रही थी कि शायद किसी दिन वे लौट आएं। दिन रात वह अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को याद करता रहा। उसे लगता था कि यह सब उस श्राप का हिस्सा है, उस चीनी साथी की मदद न कर पाने का बोझ जिसे उसकी आंखों के सामने पुल से नीचे फेंक दिया गया था। उसी दौरान जैक नाम का दुकानदार, जो रॉबर्ट का पुराना परिचित था, उसे खाना और साथ देने के लिए मिलने आता रहा। एक दिन रॉबर्ट उससे टूट कर कह बैठा कि शायद ग्लैडिस और केटी कभी नहीं लौटेंगी, और उसके सामने ही फूट फूट कर रो पड़ा। फिर भी उम्मीद की आखिरी टिमटिमाती लौ में भरोसा रखते हुए रॉबर्ट ने वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, ताकि अगर कभी उसका परिवार लौटे तो वह उनके लिए पहले से तैयार रहे। एक दिन रॉबर्ट को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक प्यारी सी कुत्तिन दिखाई दी, जो अपने नन्हे पिल्लों के साथ वहां आकर शरण ले बैठी थी। रॉबर्ट ने बिना हिचक उन्हें अपना लिया, उनकी देखभाल की। उनका आना रॉबर्ट की खामोशी में भी जैसे फिर से जिंदगी भर गया। तभी जैक भी धीरे धीरे उसका साथी बन गया, उसका दुख बांटता, उसके साथ चलता। धीरे धीरे जैक की मदद से रॉबर्ट ने वहीं एक छोटा सा केबिन बना लिया, जहां कभी उसका असली घर था। सालों तक ग्लैडिस और केटी के लौट आने का इंतजार करने के बाद वह दोबारा लकड़ी काटने के काम पर वापस गया, लेकिन अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। उसके नए जवान साथी भी उसे सिर्फ एक बूढ़ा मजदूर समझते थे। उनके लिए रॉबर्ट कोई इंसान नहीं, बस एक धीमा और बेकार सा कामगार था। इसलिए वह वापस लौट आया अपने उसी छोटे शांत घर में, जहां भले ही अब उसकी पत्नी और बेटी नहीं थी, लेकिन उसकी कुत्तिन ने खुशी से उछलकर उसका स्वागत किया। वह गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगा और धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 2 घोड़े और 1 गाड़ी खरीदी।
उन्हीं की मदद से उसने सामान और सवारी ढोने का काम शुरू कर दिया। इन्हीं सफरों के बीच उसकी मुलाकात क्लेयर से हुई, एक शांत और समझदार महिला जो वहां फायर टावर में नौकरी करने आई थी। जब उसे रॉबर्ट की पत्नी और बेटी को खोने की दर्द भरी कहानी मालूम हुई तो उसने रॉबर्ट से कुछ ऐसी बातें कहीं जो उसके दिल को भीतर तक छू गईं। क्लेयर ने उससे कहा कि चाहे उसे कितनी भी बार लगे कि उसकी जिंदगी अब बेकार और खाली है, लेकिन सच ये है कि वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, क्योंकि उसके भीतर भलाई है, दूसरों के लिए और उन असहाय जानवरों के लिए भी जिन्हें उसने अपनाकर अपने घर में शरण दी। एक रात रॉबर्ट को लगा जैसे उसकी बेटी केटी आखिरकार लौट आई है। जब उसने अपने घर के बाहर एक घायल युवा बच्ची को पड़ा पाया, वह जानता था कि इतनी भयानक आग में केटी का बच पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी उसके दिल ने मान लिया कि यह उसकी बेटी केटी ही है। रॉबर्ट ने उसे घर के अंदर ले गया, उसकी देखभाल की, उसकी टूटी टांग ठीक की, उसके घाव साफ किए और उसे देखते हुए ही केटी की बचपन की यादों में खो गया, मानो किस्मत ने उसे एक बार फिर उसकी बेटी लौटा दी हो। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह लड़की गायब थी। रॉबर्ट समझ नहीं पाया कि यह सच था या उसकी कल्पना। उसे लगा कि शायद उसके मन ने आखिरी बार अपनी बेटी की देखभाल करने की एक छवि खुद ही बना ली हो। कई दिनों तक वह उस लड़की को जंगलों में ढूंढता रहा पर कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर रात अपने दरवाजे पर थोड़ा खाना रख देता ताकि अगर वह लौट आए तो कम से कम भूखी न रहे। लेकिन साल बीत गए, वह लड़की कभी वापस नहीं आई। अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में रॉबर्ट ट्रेन पकड़कर नजदीकी शहर स्पोकन जाने लगा, तेजी से बदलती हुई दुनिया को देखने लगा। इसी दौरान एक दुकान की खिड़की से उसने टेलीविजन में एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का चक्कर लगाते देखा। वहीं एक जगह उसने कई सालों बाद आईने में अपना चेहरा देखा। उसे महसूस हुआ कि अब वह थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी को समझने लगा है, लेकिन अब जिंदगी उसके हाथ से फिसल चुकी थी। इसी दौरान एक बाईप्लेन में उड़ान भरते हुए उसने पहली बार आसमान से दुनिया को देखा। उस विशाल नीले विस्तार में उसे महसूस हुआ कि वह भी इस दुनिया का ही एक हिस्सा है और सालों की पीड़ा के बाद इस ऊंचाई में आखिरकार वह अपनी उन यादों को गले लगाना सीख गया जिन्होंने उसे कभी खुशी दी थी, और उन्हीं में उसने कुछ शांति पाली। अंत में 1968 की एक शांत रात रॉबर्ट अपने उसी पुराने घर में सोते हुए शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गया, जहां उसने उम्र भर अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार किया था। वह चुपचाप चला गया, शांत, अकेला और लगभग अनदेखा, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। और इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।